इजराइल पर शनिवार तड़के गजा से अचानक फिलिस्तीन के चरमपंथी गुट हमास ने बड़ा हमला किया। हमास ने इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे। इस हमले को अभूतपूर्व बताया जा रहा है। गजा से पहले हुए हमले के बाद फिलिस्तीन इस्लामी चरमपंथी ग्रुप हमास के दर्जनों हथियारबंद लड़ाके दक्षिणी इजराइल में घुस गए। हालांकि इजराइल ने कहा है कि उसने अधिकांश हिस्सों पर वापस नियंत्रण पा लिया है। हमास के हमले में इजराइल में अब तक 700 नागरिकों की मौत हो गई है। कई इजरायली नागरिकों को बंधक बनाए जाने की भी खबरें। इजराइल के गजा पर किए गए हमले में अब तक 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध की घोषणा करते हुए कहा कि उनका देश अपने दुश्मन से अभूतपूर्व कीमत वसूल करेगा। इजराइल पर हमास के इस हमले की दुनिया भर के नेताओं ने निंदा की है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से अभी तक इस मामले को लेकर कोई आधिकारिक बयान तो जारी नहीं किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आतंकवादी हमला बताया और कहा कि वो इस मुश्किल वक्त में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। वहीं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि जो आज इजराइल में हो रहा है वो भारत ने साल 2004-2014 यानी यूपीए सरकार का कार्यकाल में झेला था। वीडियो में भारत में हुए चरमपंथी हमलों के फुटेज हैं। इसके बाद इजराइल फिलिस्तीन को लेकर भारत की नीति में बदलाव दिखने की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। दो राष्ट्र समाधान इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच के दशकों पुराने संघर्ष को हल करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकों और नेताओं के लिए घोषित लक्ष्य रहा है। भारत भी इसी का पक्षधर रहा है। दो राष्ट्र समाधान के तहत फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की बात है। इस देश को वेस्ट बैंक में 1967 के पहले की संघर्ष विराम लाइन गजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम में बनाने की बात कही गई है। इस साल की शुरुआत इजराइल फिलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र में आए एक प्रस्ताव पर भारत के रुख को लेकर चर्चा से ही हुई थी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीन क्षेत्र में इजराइल के कब्जे से जुड़ा एक मसौदा प्रस्ताव पेश किया गया। इस मसौदा प्रस्ताव में फिलिस्तीन क्षेत्र पर इजराइल के लंबे समय तक कब्जे और उसे अलग करने के कानूनी परिणामों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से राय मांगी गई थी। अमेरिका और इजराइल ने इस मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, लेकिन भारत, ब्राजील, जापान, म्यांमार और फ्रांस मतदान से दूर रहे। उस समय भी इसे भारत के इजराइल के करीब और फिलिस्तीन से दूर जाने के तौर पर देखा गया था। लेकिन जानकारों की नज़र में भारत की फिलिस्तीन को लेकर नीति बदल नहीं रही है, बल्कि वो डी हाइफनेशन की ओर स्थानांतरित हो रही है। यानी भारत फिलिस्तीन के हितों के लिए पारंपरिक रूप से मजबूत समर्थन देता रहेगा, लेकिन इसके समानांतर ही वो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए इजराइल के साथ भी अच्छे संबंधों को बरकरार रखेगा। हालांकि जानकारों के बीच में इस पर एक राय है कि साल दर साल फिलिस्तीन का मुद्दा कमजोर पड़ा है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पिछले कुछ सालों में इजराइल को कूटनीतिक पहचान मिली है। इजराइल ने अपनी पहुंच बढ़ाई है और इस प्रक्रिया में इजराइल फिलिस्तीन का झगड़ा फीका पड़ा है या इजराइल मजबूत होता दिखाई पड़ता है। फिलिस्तीन का मुद्दा कमज़ोर पड़ने का सबसे पहला कारण वहाँ की लीडरशिप बटी हुई है। वहाँ चुनाव नहीं हो रहा है। एक तरफ हमास है, दूसरी तरफ फिलिस्तीन प्रशासन है। दूसरा कारण उस क्षेत्र के दूसरे देशों की प्राथमिकताएं बदल रही हैं, चाहे सीरिया हो या लीबिया, यमन, इराक, ईरान, मोरक्को, ट्यूनीशिया, सूडान, इन सब में घरेलू संकट ऐसा है कि उनके लिए फिलिस्तीन का मुद्दा अब उतना बड़ा नहीं रह गया है। इसकी तीसरी सबसे बड़ी वजह वैश्विक राजनीति की प्राथमिकताएं बदलना है। अमेरिका में चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार हो या रिपब्लिकन पार्टी की, लेकिन इजराइल के साथ उसके संबंध हमेशा मजबूत रहे। अमेरिका का पूरा ध्यान अब यूक्रेन पर है। यूक्रेन से पहले कोरोना महामारी थी, उससे पहले अमेरिका की घरेलू राजनीति थी और डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में तो अमेरिका खुलकर इजराइल के पक्ष में था। उसमें कहीं कोई कूटनीति नहीं थी। कूटनीति वहाँ होती है जहाँ आप दोनों पक्षों के बीच तटस्थ रहना चाहते हो। भारत में फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का समर्थन करने की ऐतिहासिक परंपरा रही है। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत का समर्थन देश की विदेश नीति का एक अभिन्न अंग है। वर्ष 1974 में भारत यासिर अराफात की अगुवाई वाले फिलिस्तीन मुक्ति संगठन पीएलओ को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश बना था। जानकार कहते हैं कि उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और यासिर अराफात के बीच काफ़ी अच्छे संबंध थे। साल 1988 में भारत फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक बन गया। साल 1996 में भारत ने गजा में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला, जिसे बाद में 2003 में रामल्ला में स्थानांतरित कर दिया गया था। भारत ने अक्टूबर 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव का भी समर्थन किया जिसमें इजराइल के विभाजन की दीवार बनाने के फैसले का विरोध किया गया था। वर्ष 2011 में भारत ने फिलिस्तीन को यूनेस्को का पूर्ण सदस्य बनाने के पक्ष में मतदान किया। वर्ष 2012 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया जिसमें फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में मतदान के अधिकार के बिना नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट बनाने की बात थी। भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट भी किया। सितंबर 2015 में भारत ने फिलिस्तीन ध्वज को संयुक्त राष्ट्र के परिसर में स्थापित करने का भी समर्थन किया।
भारत और फिलिस्तीनी प्रशासन के बीच नियमित रूप से उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राएं होती रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय स्तर पर मजबूत राजनीतिक समर्थन के अलावा भारत ने फिलिस्तीनियों को कई तरह की आर्थिक सहायता भी दी है। भारत सरकार ने गजा शहर में अल अजहर विश्वविद्यालय में, जवाहरलाल नेहरू पुस्तकालय और गजा के दिर अल बलाह में फिलिस्तीन तकनीकी कॉलेज में महात्मा गांधी पुस्तकालय सहित छात्र गतिविधि केंद्र बनाने में भी मदद की है। इनके अलावा कई प्रोजेक्ट्स बनाने में भारत फिलिस्तीनियों की मदद कर रहा है। फरवरी 2018 में नरेंद्र मोदी फिलिस्तीनी इलाके में गए थे। इस दौरान फिलिस्तीनी प्रशासन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन से नवाजा। बीते साल फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के वक्त पीएम मोदी ने एक संदेश जारी किया। इसमें पीएम ने फिलिस्तीन के लिए भारत के अटूट समर्थन की प्रतिबद्धता को दोहराया। पीएम मोदी ने कहा, भारत और फिलिस्तीन के दोस्ताना लोगों के साझा ऐतिहासिक संबंध हैं। हमने हमेशा आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ सामाजिक और आर्थिक विकास खोज रहे फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन किया है। हमें उम्मीद है कि फिलिस्तीन और इजरायली पक्ष के बीच सीधी बातचीत होगी और वो एक समग्र और आपसी सहमति वाला उपाय खोज लेंगे। सऊदी अरब फिलिस्तीन के प्रति एकजुटता दिखाते हुए इजराइल को मान्यता नहीं देता है और इसका इजराइल से किसी भी तरह का राजनयिक रिश्ता नहीं है। लेकिन बीते दिनों ये खबर आई कि इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के बदले में सऊदी अरब अमेरिका से बड़ा सैन्य समर्थन, असैन्य परमाणु कार्यक्रम की स्थापना और फिलिस्तीन के लिए कई तरह की मांग कर रहा है। इससे पहले भी कई अरब देशों ने इजराइल के साथ अपने संबंध सामान्य किए हैं। साल 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इजराइल के साथ ऐतिहासिक समझौता किया था, जिसे अब्राहम एकॉर्ड कहा जाता है। इसके तहत यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ राजनयिक रिश्तों को बहाल कर लिया था। भारत और इजराइल के बीच दोस्ती अचानक नहीं बढ़ी है। इसकी एक वजह है कि अरब देशों का भी इजराइल से संबंध सुधर रहा है। अब मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले अरब देश ही फिलिस्तीन के मुद्दे को अहमियत नहीं दे रहे हैं। ऐसे में भारत भी अपने हितों को आगे रखते हुए इजराइल के साथ संबंध बढ़ा रहा है। मोदी सरकार के आने के बाद तो ये साफ नीति रही है कि इजराइल को फिलिस्तीन के आईने से नहीं देखा जाएगा और न तो फिलिस्तीन को इजराइल के आईने से। विदेश नीति दो तरह की होती है, आइडियलिस्टिक यानी आदर्शवादी और प्रेगमेटिस्ट यानी यथार्थवादी। भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संतुलन रखने के लिए यही रुख अपनाया है, यानी जब भी मानवाधिकार की बात होती है तो फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे, लेकिन जब भी अपने हितों से जुड़ी बात होगी तो हम इजराइल के साथ होंगे। कल जो प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया वो ये दिखाता है कि भारत किसी आतंकी हमले की स्थिति में इजराइल के साथ खड़ा है। कल हमास ने इजराइल पर हमला किया, ये हमले नागरिकों पर हुए, ये दो सेना के बीच जंग नहीं थी। चूंकि इजराइल भारत का बड़ा रणनीतिक साझेदार है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के बयान को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।